एसटीएन के काश मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ काश मेहमान डॉक्टर श्रीमती उषा झा हैं। उषा झा जी को कौन नहीं जानता। एक साहित्यकार भी हैं, डॉक्टरेट इन्होंने की हुई है और कई जो राजकीय कॉलेज हैं उनमें इन्होंने अध्यापन का काम भी बखूबी किया है और कई क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सामाजिक सेवा में भी इनकी अभिरुचि रही है और साथ ही कई समीक्षा भी इन्होंने लिखी है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। इनसे इनके जीवन परिचय से लेकर और इनकी जो साहित्यिक यात्रा है उसके बारे में हम इनसे बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर श्रीमती उषा झा जी से। डॉक्टर उषा झा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार गौतम साहब आपका। डॉक्टर उषा जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई, कब से आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी, बताएं। मैं मूलतः कलकत्ता की हूँ और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा, मेरा जन्म भी वहीं हुआ जी। और मैंने वहाँ पर हिंदी साहित्य लेकर ऑनर्स किया बीए में और एमए किया और मैं वहाँ विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान पर भी रही जी जी। उसके बाद मैंने बीएड भी वहीं किया। उसके बाद की शिक्षा मेरी राजस्थान में हुई। तो वहाँ पर जो है वो मेरा स्कूल मूलतः हिंदी मीडियम में ही हुआ था जी। लेकिन हिंदी साहित्य में रुचि मुझे शुरू से ही रही। मैं जब 11-12 साल 13 साल की थी तभी मैंने वहाँ सारिका और जो पहले पत्रिकाएं चलती थी उसमें मैंने अपनी कहानी की रचना छपवाई। छोटी छोटी कहानियाँ लिखी थी। चंपक में 1-2 कहानियाँ लिखी थी। तो रुचि तो मेरी वहीं से थी और साहित्य के अध्ययन में भी रुचि थी, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य विषय लिया। और मैंने वहाँ आकाशवाणी, कलकत्ता दूरदर्शन, सभी जगह मैंने इंटरव्यू और परिचर्चाओं में भाग लिया है। इसके बाद जब मेरा विवाह हुआ राजस्थान में तो यहाँ आकर भी मैंने अपने आप को सक्रिय रखा, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी और इसके बाद मैं आरपीएससी से स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पे आई हिंदी के जी। और 10 वर्ष के बाद मैं आरपीएससी से ही चयनित होकर कॉलेज शिक्षा से जुड़ी जी। और इस बीच मेरा आकाशवाणी और रेडियो से और कई संस्थाओं से मेरा जुड़ाव रहा, जिनमें विकल्प, काव्य मधुवन जी और राजस्थान साहित्य अकादमी के भी कई कार्यक्रम में मैंने जो है शिरकत की जी। डॉक्टर उषा जी, आपने साहित्य क्षेत्र में किन किन विधाओं में अपनी लेखनी चलाई? मैंने विशेषतर मेरा जो रुचि का क्षेत्र था वो गद्य था जी। और गद्य में भी विशेषतर समीक्षा जी। चाहे वो कविता की हो, चाहे वो गद्य की हो, चाहे वो कथा कहानियों उपन्यास की हो, मैंने उसमें अपनी जो है जो भी मेरे क्षमता थी मैंने उसके अनुरूप कई विभूतियों और विद्वान जनों के समक्ष अपनी परिचर्चाएं, अपना पर्चा, अपनी पुस्तक समीक्षा, पत्र वाचन, ये सब कुछ प्रस्तुत किया और मुझे लगता है लोगों ने मुझे पसंद भी किया, इसलिए मेरे उत्साह में अभिवृद्धि होती रही। और पुस्तक मैंने लिखी स्त्री सशक्तिकरण पे जी। और एक मेरा यूजीसी का प्रोजेक्ट था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य जी, दशा दिशा और संभावना, तो उस पर मैंने माइनर प्रोजेक्ट लिखा, उससे भी पुस्तकाकार दिया जी। उसके अलावा मैं लगातार सक्रिय रही हूँ क्योंकि मैं महाविद्यालय से जुड़ी, हिंदी विषय से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मेरा जो कई कॉन्फ्रेंसेस, कई जो साहित्यिक कार्यक्रम होते थे जी। उसमें मैं जुड़ी रहती थी और वहीं से मैं अपने स्टूडेंट के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करती रही और राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एकाध उसमें कॉन्फ्रेंसेस में मैंने भाग लिया है और उसके माध्यम से मैंने विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है।
जिनमें से मैं कुछ विषय अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। बताइए। मैंने रेडियो, आकाशवाणी, कोटा, दूरदर्शन, कलकत्ता सभी जगह अपनी परिचर्चाएं प्रस्तुत की हैं। जी। विकल्प और काव्य मधुबन से और राजस्थान साहित्य अकादमी से जुड़ी रही हूँ। मैंने लज्जा शंकर मेहता के साहित्य की समीक्षा पर एक आयोजन भी करवाया था कार्यक्रम का। जी जी। और धूप छाँव बदली शरद उपाध्याय जी की समीक्षा कहानियों की। प्रेमचंद जयंती पर मैंने प्रेमचंद साहित्य के समीक्षा आधुनिक संदर्भ में उस पर अपना पत्र वाचन किया था। जी जी। बीना दीप जी की कविता संग्रह खुद को आकाश कर लिया, मैंने इसकी समीक्षा की थी। पुरुषोत्तम पंचोली जी की कृति मॉर्निंग वॉक की मैंने समीक्षा की। सार्थक व्यंग और सामाजिक सरोकार डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी के 2 जो व्यंग संग्रह थे, जी जी, उसकी मैंने समीक्षा प्रस्तुत की। सपनों के सहारे देश और लोकतंत्र के हैकर, ये उपन्यास थे। हिंदी के विकास पर मैंने आकाशवाणी में अपनी परिचर्चा की थी और आकाशवाणी में ही मैंने मातृभाषा का महत्व, स्त्रियों के सामाजिक उत्थान में गांधी जी की भूमिका, जी जी, सुनहरी धूप के चेहरे द्वारकालाल गुप्त उनकी कृति का आकलन किया। क्यों जरूरी है माफ़ करना एक सामाजिक विषय था, उस पर अपनी अभिव्यक्ति दी। जी। इसके अतिरिक्त मैंने अंबिका दत्त जी की कविता कुछ भी स्थगित नहीं, इस संग्रह की भी समीक्षा प्रस्तुत की थी। बिल्कुल। एक थी माधवी, ये मदन शर्मा जी की कृति है जी। उस नाटक की भी मैंने समीक्षा की है। शरद उपाध्याय जी की और अतुल जी की चयनित व्यंग रचनाओं की समीक्षा मैंने राजस्थान साहित्य अकादमी के तत्वावधान में की। जी। पद्मजा शर्मा की कविता अपराजेयता के संकल्प और मैं हारूंगी नहीं, जी जी, इस विषय पर मैंने नारी की जो भावनाएं हैं, जी, उसके अंदर की जो विद्रोह की अभिव्यक्ति है, वो मैंने प्रस्तुत किया था। कबीर साहित्य में युग चेतना मैंने कबीर पारक संस्थान में उनकी जयंती के अवसर पर बहुत बढ़िया, उस पर मैंने पत्र वाचन किया। वो भी राजस्थान साहित्य अकादमी का ही कार्यक्रम था। रांगे राघव के उपन्यासों में लोक जीवन, इस कृति पर मैंने जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के तहत ही पत्र वाचन किया। साहित्य इतिहास की अविस्मरणीय कृति अमृत पुत्र महाकवि सूर्यमल मिश्रण, जो कि ओंकारनाथ चतुर्वेदी जी ने मुझे एक बहुत कार्यभार सौंपा था। अगर ईश्वर चाहेगा तो आगे उनकी पुस्तक का विमोचन हम उनके परिवार और दूसरे साहित्यकारों के साथ मिलकर कर सकते हैं, तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने मुझे पहले ही दे दिया था कि उषा तुम्हें पत्र वाचन करना है जब भी मेरा कार्यक्रम होगा, तो उस पर मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत पत्र प्रस्तुत किया है। इंदिरा अग्रवाल जी हैं जो कि बिल्कुल नवोदित कवित्री हैं, उनके बोलते आखर पर मैंने समीक्षा प्रस्तुत की। जी। मेडिकल कॉलेज की पत्रिका वयोवृद्ध विशेषांक की, जीरियाट्रिक्स उनका डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेज में, उनका जो एक पत्रिका निकली थी उस पर मैंने ये बुज़ुर्ग की जो हमारे ऊपर जो वरदहस्त होते हैं उस पर मैंने एक कविता स्वयं लिखी, स्वरचित कविता जी प्रस्तुत की। और मैंने यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं, क्योंकि मेरे जो है यूरोप की और इजिप्ट की यात्रा पर संस्मरण लिखे हैं। वर्तमान साहित्य के परिदृश्य पर मैंने प्रोजेक्ट किया था यूजीसी के तहत, वो भी पुस्तकाकार रूप में है। बहुत बढ़िया। मैंने प्रकाशित नहीं करवाई है अपनी रचना, इसे मुझे मेरी कमजोरी समझिए या मेरी झिझक या मेरा संकोच। जी जी। मुझे दूसरों के जब कृतियाँ प्रकाशित होती थी बहुत खुशी होती थी, मैं निरंतर उनके कार्यक्रम में जाती आती रही, लेकिन मेरे पास इतना साहित्य है कि अगर मैं उसको प्रकाशित करवाऊँ तो शायद कम से कम 3, 4, 5 पुस्तक हो सकती है। पर कविता लिखना मैंने अभी थोड़े दिन से ही शुरू किया है। जी जी। और मुझे उसमें रुचि है, तो आप कहेंगे तो मैं आपको बिल्कुल जो है पंक्तियाँ सुना सकती हूँ। डॉक्टर उषा जी, आप बता रहे हैं कि आप कलकत्ता से हैं और कलकत्ता से ही आपकी साहित्य लेखन में अभिरुचि रही। उस समय जब आकाशवाणी या पत्रिकाओं में जब पहली बार आपकी रचना या आपके लेख छपे, तो उस समय कैसा आपको अनुभव रहा? निश्चित रूप से अनुभव बहुत ही अच्छा भी रहा, रोमांचक भी रहा, और उससे मुझे अपने भविष्य जीवन में एक उत्साह मिला। बिल्कुल। और मेरा आत्मविश्वास लगातार बढ़ता गया। इसी वजह से मुझे कभी झिझक नहीं हुई, और मैंने आकाशवाणी में बिना एडिट कराए भी कई बार जो है एक बार में अपनी पत्र की प्रस्तुति दी है।
इससे जी। मुझे खुशी है और स्वाभाविक भी है जब आदमी साहित्य में के क्षेत्र में पदार्पण करता है और कुछ बोलता और लिखता है तो उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जी। नहीं तो शायद वो रचनाकार बन भी नहीं पाता। बिल्कुल की बड़ी मानता है कि आपने इतने अच्छे विचार साहित्यकारों के और समीक्षाएं लिखी है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम तो। आपने जो साहित्य सृजन किया उसमें समाज के लिए क्या सौंपा? नहीं, मैं मेरे विद्यार्थियों के जरिए मैंने समाज को सौंपा, और जो बच्चे मुझसे अभी भी पढ़ने के लिए आते हैं या मैंने जैसे रोटरी में थी, रोटरी क्लब में थी, तो मैंने रोटरी क्लब के माध्यम से जब भी उनका कोई कार्यक्रम होता था या जैन समाज में भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। कोई मुझसे किसी भी तरह की सहायता लेने आता है बच्चों को पढ़ाने या बच्चों को समझाने के लिए, पीएचडी करने वाले, पीएचडी भी करवाई है मैंने, तो पीएचडी करने वाले बच्चे अगर कुछ पूछने आते हैं तो उनको मैं सजेशन देती हूँ। मुझे लगता है अगर मैं साहित्य के विद्यार्थी हूँ तो मैं इसी क्षेत्र में अगर अपना कुछ भी योगदान दे सकूँ तो ज़्यादा अच्छा है, और मैं बच्चों को प्रेरित कर सकूँ, क्योंकि मेरे कई बच्चे जो हैं अच्छी कविताएँ भी लिख रहे हैं स्टूडेंट, और अच्छे आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, फिर वो मुझे दिखाते भी हैं, मुझसे एडिट भी करवाते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो मैं मार्गदर्शन उनको दे सकती हूँ। डॉक्टर उषा जी, आप कॉलेज शिक्षा से जुड़ी रही जी, और जो युवा वर्ग है, आज के युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा वर्ग को संदेश जो साहित्य पढ़ें, क्योंकि युवा वर्ग जो है, जो भी मेरे आसपास है, मैंने देखा साहित्य से उनका दूर दूर तक कईयों का कोई वास्ता ही नहीं है। वो पढ़ेंगे भी तो ऑनलाइन पढ़ेंगे या फिर अंग्रेजी साहित्य पर ही अपना ध्यान देंगे। जी। अगर हम कहेंगे कि देखो ये आर्टिकल पढ़ना या ये जो है वो पढ़ना, आलेख कितना अच्छा है और बहुत ज़्यादा आपको जगाने वाला है, तब वो पढ़ लेंगे, वरना अपनी इच्छा से। तो ये प्रेरणा मैं आपसे अभी भी यही कह रही थी कि साहित्य ऐसा रचा जाए जैसा प्रेमचंद का था, कि प्रेमचंद का नहीं, प्रेमचंद जैसा सहज सरल आधुनिक संदर्भ में अगर ऐसा साहित्य, और वो कोई बड़ी पुस्तक के आकार में ना होकर एक छोटी सी बुकलेट के हिसाब से अगर सबको बांट के आप पढ़ाएं तो आप शायद, मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे। यानी सरलता होनी चाहिए, सरलता और उपलब्धता, सहज उपलब्धता। कोई भी लाइब्रेरी में जाकर हिंदी की पुस्तक नहीं पढ़ेगा। जी। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ हो जो जिसकी चर्चा हो, सहज सरल उपलब्ध हो, तो वो जो है वो आज की युवा पीढ़ी पढ़ लेगी। फिर भी मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो अगर कहीं पर भी बोलती भी है कोई सभा में, तो निश्चित रूप से वो हिंदी के कोटेशन, हिंदी की उक्तियाँ, हिंदी के साहित्य की पंक्तियाँ अगर वो देती है, तब मुझे लगता है, मुझे खुशी होती है कि नहीं, हमारा हिंदी साहित्य भी इनको समझ में आ रहा है और उससे परे भी ये कुछ सोच रहे हैं। या हिंदी गीत गाते हैं तब भी मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो भले फिल्मी गीत भी क्यों ना हो, तो मुझे लगता है कि नहीं, चलो हिंदी लोगों को समझ में आती है। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। युवा वर्ग को मैं यही कहूँगी कि आप पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें, मतलब अंग्रेजी तो पढ़ ही रहे हैं, हिंदी भी पढ़ें, तो आप जो है अपनी भाषा के जो है वो संपर्क में लगातार रहेंगे, और अपनी भाषा के, क्योंकि मैंने देखा कि कई बच्चे हिंदी बोलना चाहते हैं, उसमें अंग्रेजी की एक वाक्य में अंग्रेजी के 10 शब्द तो आ ही जाते हैं। तो या तो आप पूरी तरह से हिंदी बोलें या पर्यायवाची ढूंढकर, या पूरी तरह से अंग्रेजी तो आप बोलते ही हैं, लेकिन हिंदी को भी आपने जो है ना इंग्लिश बनाया है, तो मेरे उसका विरोध है थोड़ा। हालांकि उसके संपर्क में आकर हम भी बोलने लगे, पर हमें उसके शब्द मालूम है। बिल्कुल, ये हम बोल नहीं रहे हैं आदत के, पर हम शब्द, तो उन बच्चों को तो शब्द मालूम भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे हिंदी की जो बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे, उनको हिंदी की गिनती तक भी नहीं सिखाई जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वर्णमाला भी पूरी तरह से नहीं सिखाई जाती, तब वो हिंदी की उसमें अगर हम 46 बोलेंगे तो कहेंगे 46 क्या होता है, तो हमको बोलना पड़ता है 46। मुझे बहुत दुख होता है। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम बेसिक चीज़ें तो आप, जो मूलभूत चीज़ें तो आप हिंदी में पढ़ें, और हिंदी में घर में भी बोले। अंग्रेजी तो बच्चे सीख ही जाएंगे, क्योंकि उनको आगे अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ना है, अंग्रेजी माध्यम के कॉलेजों में ही पढ़ना है, लेकिन वो तो सीख ही रहे हैं और सीख ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने बच्चों को शुरू से अगर हिंदी भी सिखाई, मातृभाषा भी सिखाई, तो वो भाषाओं का ज्ञान काम ही आता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि पढ़ें, खूब पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें और हिंदी में बोलें,
जहाँ पर दो व्यक्ति हिंदी समझ सके तो संवाद हिंदी में ही करें। बिल्कुल। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना जो है ना अपना ऊंचा अपना स्तर दिखाने के लिए आप जो है जबरन जी जो है वो अंग्रेजी का प्रयोग करें। जी हिंदी में बोले, हिंदी में संवाद करें, हिंदी में सोचते तो हम हिंदी में हैं ही, तो बोले भी हिंदी में, तो ट्रांसलेट ना करें, अनुवाद ना करें उनका। डॉक्टर उषा जी, आपने यात्रा संस्मरण भी लिखे जी। आप कहाँ गई थी और कैसे उसमें आपने? हम जो है वो यात्रा गए थे। हम चूँकि मेरे पति चिकित्सक हैं पेशे से, तो हम लोग जो अपने चिकित्सक अपने डॉक्टर्स का दल ही गया था। जी जी। तो हमने यूरोप की यात्रा की और अमेरिका की भी की और इजिप्ट की यात्रा भी की। जी जी। इजिप्ट में जो से आपने साहित्य लाने के लिए बोला नहीं था और जी जी, प्रकाशित कोई नहीं बात था, नहीं। हाँ। लेकिन उसमें था इजिप्ट की यात्रा में कि वो जो हमने जो बॉडी मतलब जो शव देखे जी, मम्मीज वो देखे, तब हमें लगा कि लोगों ने देखो मृत्यु को भी कैसे जो है जीवित कर रखा है। और पूरा मतलब उनके जो राजा हैं उनके जब मर जाते थे जी, तब उनके लिए उनकी सुविधा का सारा सामान भी जो है वहाँ पर रख दिया जाता था, उनके प्रयोग का सामान भी। तो मैं मन में यही सोचती थी कि देखिए मरने के बाद भी उन्हें मृत्यु के सत्य को स्वीकारते नहीं हैं, या उनकी भावनाएं इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं कि वो मम्मी होते हुए भी उनकी सुख सुविधा, उनके दुख सुख का, जिनका कि हम लोग शायद जीते हुए व्यक्ति का भी इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। बिल्कुल। और वो राजाओं के परिवार में उनका सारा ध्यान रखा जाता था, इतनी तरह के रसायन का प्रयोग करके उनके बॉडी को, शरीर को, हाँ शरीर को इस तरह से रखा जाता कि वो सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। तो वो देखकर ऐसा लग रहा था कि एक तरह से ये मृत्यु का ही वो म्यूजियम था, संग्रहालय था जो हम देख कर आए इजिप्ट में। तो वो थोड़ा सा अलग लगता है और वो इतना पुराना है, सबसे इजिप्ट की सभ्यता तो सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें जब हमने देखी तो हमें बड़ा ही वो लगा कि आश्चर्य हुआ और अच्छा लगा, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी गए थे और ये सारी चीज़ें सोचकर आपके मन में विचार तो नाना प्रकार के आते ही हैं। जी जी। वो देखकर अच्छा लगा। डॉक्टर उषा जी, आप जो ये साहित्य का सृजन है, ये आपका अनवरत जारी रहेगा या क्या मानती है आप? नहीं, जारी रहेगा, भले ही मंद गति से जारी रहे, क्योंकि जब भावना आती तब तुरंत उसको अंकित तो कर ही लेते हैं। जी जी। लेकिन अब सोचने का समय मिले न मिले, लेकिन ये जारी रहेगा और आप भी जो है यही दुआ करें कि जारी ही रहे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर उषा जी, आपने वास्तव में अब जो आपके जो बचपन से यानी शुरुआत से आपने साहित्य में आपकी गहरी अभिरुचि रही, वैसे आप साहित्य गुरु किसे मानती हैं? मेरा साहित्य गुरु तो मैं कलकत्ता में जो है वो दो थे। एक पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी, जो कि सांसद भी रहे, और एक प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा जो कि अपने जोधपुर के लोढ़ा जी जो वो थे जज थे, उनके भाई थे। और शुरू से उनका बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मुझ पर रहा, क्योंकि मैं छात्रा में टॉपर थी। तो लोग मुझसे पूछकर ही वो लोग जो है वो कुछ भी कार्यक्रम बनाते या कोई प्रोजेक्ट या कोई मीटिंग या कोई वार्ता, तो जो है वो उनका बहुत वरदहस्त रहा। और पूरा प्यार, खाली वरदहस्ती नहीं, मैं उनसे डरती नहीं थी, उनसे जो है ना पूरी मीमांसा समीक्षा होती उसमें भाग लेती थी। तो मुझे लगता है कि और एक दयानंद श्रीवास्तव थे, डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव, तो इनके वो भाषा विशेषज्ञ थे, मैंने भाषा विज्ञान उन्होंने पढ़ाया था। और पंडित विष्णुकांत शास्त्री ने तुलसीदास पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। तो और कल्याणमल लोढ़ा जी ने प्रसाद। तो ये तीनों मेरे दिमाग में इस तरह से रचे बसे हैं, प्रसाद जी भी और तुलसीदास भी, कबीर दास भी। तो ये ऐसा लगता है कि मेरे व्यक्तित्व का निर्माण सब इनकी ही कृतियों और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के ही कुछ क्षणांश लेकर ही जो है वो मेरा व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। और उनके क्लास में उनके शब्दशः एक एक चीज़ को सुनना, याद रखना, तो ये मुझे लगता है जब मैं कुछ नहीं समझती थी तब से ही वो ही चीज़ शायद मेरे जीवन में मुझे मेरे मार्ग को रोशन करने में, मेरे दिशा दिखाने में मुझे जो है वो हमेशा सहायता देती रही। जी। डॉक्टर उषा जी, जाते जाते मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहता हूँ
कि आप हिंदी साहित्य से जुड़ी रही, काले शिक्षा में आपका काफ़ी समय रहा। आज के जो युवा साहित्यकार जो लिख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का साहित्य वो समाज को परोसें? मैं युवा साहित्यकार को ये कहूँगी, खाली मंच पर बोलने योगी कविता वो न लिखें, सार्थक रचना करें। मैंने पहले ही बता दिया कि अपनी रचनाओं को दूसरों को अधिक से अधिक उपलब्ध कराएं। आपने किताब प्रकाशित करवा ली और वो लोगों की लाइब्रेरी में चली गई, और चाहे वो व्यक्तिगत लाइब्रेरी हो, चाहे वो जो उनकी सभी के लिए उपलब्ध हो गई, लेकिन लोग उसे तब तक नहीं पढ़ पाते जब तक कि उसका जो है वो लोगों को सहज उपलब्ध न हो, क्योंकि हर व्यक्ति तो लाइब्रेरी जाता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप जो है उनको कम से कम उसके बारे में, कविता के बारे में, अपने साहित्य के बारे में कुछ रचनाएं प्रचारित करें ताकि लोग पढ़ें। क्योंकि आप देखिए, मैंने युवा पीढ़ी को भी यही कहा है कि वो अधिक से अधिक पढ़ें, हिंदी पढ़ें। पढ़ते तो हैं, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी पढ़ें, हिंदी में बोलें, हिंदी समझें। तो वो हिंदी तभी समझेंगे ना जब उनको पुस्तकें मिलेंगी। बिल्कुल। तो और सार्थक रचनाएं, आज की जो वर्तमान जटिलताओं का दौर है और जिस तरह से हम उलझे हुए हैं, और सब जानते हैं, इसलिए अलग से रेखांकित करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। चाहे वो समाज हो, समाज का गिरता हुआ जो है नैतिकताएं हो, चाहे वो राजनीति की गिरती हुई जो है वो नीति हो, राजनीति के क्षेत्र में, चाहे समाज की, चाहे संस्कृति का जो प्रदूषण हो, चाहे पर्यावरण का प्रदूषण हो, ये सभी चीज़ों के लिए जो है हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हम किसी और को जिम्मेदार न माने। ऐसी भावना से ही लिखा जाना जरूरी है, वरना तो ये हो गया कि हम आपको दोषी ठहराएं, आप मुझे दोषी ठहराएं, लास्ट में यही हो कि हम जो है वो समस्या का कभी भी समाधान नहीं हो सकता। तो सार्थक रचना उसे ही मानती हूँ, इसे पढ़कर आपके अंदर, आपकी विचारधारा को और भी उदात्तीकरण करने में कहीं न कहीं से योगदान मिले। चाहे वो मुझे मिले, चाहे वो छोटे जो किशोर हैं, आज के युवा हैं, बालक हैं, उनको मिले, चाहे वो वृद्ध पीढ़ी को मिले, कुछ सोचने योग्य मिले, कुछ दिमाग में जो है नए विचारधाराओं की कुछ कुलबुलाहट महसूस हो, आपको अपने को बदलने की इच्छा जागृत हो। मैं उसी को सार्थक साहित्य मानती हूँ। और युवा वर्ग से भी यही है कि वो ऐसा ही लिखें, और लोक जीवन से जुड़ा हुआ जब लिखते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके उस लोक जीवन के हम जो है सहभागी नहीं थे। वो लिख रहे हैं तब पता चल रहा है कि गाँव में ऐसा होता है, या क्या कहते हैं, कस्बों में ऐसा होता है, या ऐसा होता था। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है ज्ञान को बढ़ाती हैं। तो जो शहरी जीवन में रहने वाले युवा हैं वो जानते ही नहीं गांव में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो अपने लोक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें लिखें, जहाँ पर अत्याचार अनाचार के प्रति प्रतिरोध की भावना हो वो लिखें। बिल्कुल। उसका समर्थन न करें। और सबसे बड़ी बात तो ये मानती हूँ, साहित्यकार रचनाकार लिखे तो बहुत अच्छा, और स्वयं अपने व्यक्तित्व को सुधार न पाए, बिल्कुल, उसकी कथनी और करनी में अंतर हो, ऐसे साहित्य का प्रभाव जो है कभी भी किसी पर नहीं पड़ सकता। अगर वो लिखता अच्छा है तो वो अपने आप में व्यक्ति भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हम उसके जीवन से भी सीखें और उसके कृतित्व से भी सीखें। डॉक्टर उषा जी, पहले जो जैसे कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे और उसमें अच्छे साहित्यकार मंच को साझा करते थे और लाखों लोग उन साहित्यकारों को सुनते थे, जैसे नीरज जी, रामधारी सिंह दिनकर, यानी उनको सुनने के लिए जनता तो वही होती थी। आज जिस तरह की फोड़ता परोसी जा रही है, उस पर आपका क्या कहना? किस तरह का साहित्य जनता के बीच में पहुंचना चाहिए? मुझे तो लगता है कि जनता की भी मानसिकता का स्तर गिरा है। बिल्कुल। बोलने वाले का अपने आप गिर गया। बिल्कुल। जब आप चुटकुलों में ही आनंद ले रहे हो तो क्यों कोई गंभीर साहित्य रचकर जो है अपने मंच पर खड़े होकर बोलेगा? जी। और कवियों को चाहिए ताली और समर्थन। जब वो नहीं मिलता तो वो फिर ऐसी सामग्री की ओर जाते हैं जिससे कि उनको ताली मिले या समर्थन। जी। अगर और फिर जनता की मानसिकता, मैंने बताया ना कि जनता की मानसिकता का स्तर अगर ऊंचा उठे और वो अच्छी चीज़ों को, उत्कृष्ट
चीज़ों को ही पसंद करे तो क्यों ना कवि और साहित्यकार अच्छी रचना उनको सुनाएंगे। बिल्कुल। रचते तो वो साहित्यकार हैं अच्छा, जी जी उत्कृष्ट साहित्य की रचना उनकी किताबों में होती है, पर वो मंच पे इसलिए नहीं सुनाते कि उनको वाहवाही नहीं मिलती। बिल्कुल और एक जगह अगर वाहवाही नहीं मिली तो दूसरी बार कोई बुलाएगा नहीं आयोजक। बिल्कुल। इसलिए मानसिकता का स्तर तो दोनों तरफ ही गिरा है। तो डिमांड और सप्लाई वाला जो है वो सिद्धांत है कि जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी सुनने। इसलिए आजकल हम लोग थोड़ा कम ही जाते हैं। जी, जी। और ऐसे भी हम तो टीवी वगैरह पर देख ही लेते हैं, या जी, आपने जी। बताया अभी बिल्कुल, सोशल मीडिया बिल्कुल। इतना हो, तो अब वहाँ पर जाकर और बिल्कुल सामने साक्षात्कार करते हुए अगर किसी कवि को सुनना है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुखद अनुभव होता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी कई लोग हैं जो कि कविता सुनने के लिए रात भर, दशहरा मेला वगैरह होता है उसमें रात भर बिल्कुल रुकते हैं, समझते हैं, और वो इंतजार ही करते रहते हैं कि आधी रात के बाद कोई अच्छा कवि अच्छा बिल्कुल सुनाएगा। सच बात है। शुरू बिल्कुल में कुछ भी नहीं होता, शुरू में सबको बुलाने के लिए जो है वो, या सेटिंग बैठाने के लिए, झांकी सजाने के लिए लोग जो अपनी थोड़ी, जैसा कि आपने बताया कि जी जी ऐसी कविताएं जो कि नहीं बोली जानी चाहिए बोलते हैं, जी। लेकिन जब गंभीर दर्शक और श्रोता गंभीर हो जाता है बिल्कुल तब अच्छी कविताएं जो है निकल कर आती आती है। है। तो मैंने कहा जैसा सुनने वाला और श्रोता होगा और वैसा ही जो है परोसने वाले कवि या साहित्यकार होंगे। साहित्य संस्थाएं यदि मतलब इस पर गौर करे और अच्छा साहित्य परोसे तो जनता भी अपने आप उससे जुड़ सकती है। बिल्कुल जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि जुड़ेगी तभी उसकी जो आदतें हैं जी वो सुधरेंगी और उसकी मानसिकता का स्तर भी जी। ये थी हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर उषा झा जी। डॉक्टर उषा झा जी ने कई साहित्यकारों की समीक्षाएं लिखी, पत्र वाचन किए, दूरदर्शन आकाशवाणी में इन्होंने अपने पत्र वाचन किए। साथ ही इन्होंने अपनी जो कविताएं भी लिखे, प्रकाशित हुई इनकी, और साथ ही गद्य में भी इन्होंने लिखा, यात्रा संस्मरण भी लिखे। और इनका मानना है कि आने वाले समय में भी इनका साहित्य सृजन अनवरत जारी रहेगा। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। जी।